नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर एक बार पुनः मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी BA द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान जैसा कि आपको विदित है, हम गुजरात प्रांत के बारे में पढ़ रहे हैं। गुजरात प्रांत में हमने जो क्षेत्रीय शक्तियों का उदय पढ़ रहे हैं, उसके तहत हमने गुजरात में होने वाले शासकों का अध्ययन किया। किस तरीके से जफर खान के द्वारा जो गुजरात में जो स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी जाती है, और उसके पश्चात बात की जाए तो महमूद बेगड़ा तक हमने पढ़ लिया। महमूद बेगड़ा के द्वारा जो शासन किया जाता है 1458 ईस्वी से लेकर 1511 ईस्वी तक, और उसके पश्चात जो शासक होते हैं उनके बारे में हम निरंतर अध्ययन करेंगे। जैसा कि जो क्रम वाइज हमने शासकों का क्रम लिख रखा है, उसी क्रम में बात की जाए तो 7 नंबर के जो शासक है मुजफ्फर शाह, जिनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। और उसके अलावा 2-3 अन्य शासकों में, जिसमें सिकंदर महमूद द्वितीय है और उसके अलावा बहादुर शाह, इनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। और हमारा मूलतः अध्ययन करने का उद्देश्य जो कहाँ से कहाँ तक हम अध्ययन कर रहे हैं, तो हम जो तुगलक वंश के पतन से लेकर जो मुगल वंश की स्थापना तक जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं, यानी कि जो अलग प्रांतों में जो केंद्रीय शक्ति के अलावा जो शक्तियां हैं, उनका किस तरीके से उदय होता है, उस जगह पर कौन कौन सी राजनीतिक गतिविधियां होती है, किस तरह वहाँ के शासकों के द्वारा राजनीति में, भारतीय राजनीति में अपनी भूमिका निभाई जाती है, उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो हमने पीछे के शासकों के बारे में अध्ययन कर लिया। तो अब निरंतर बात की जाए तो हम मुजफ्फर शाह द्वितीय के बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो मुजफ्फर शाह द्वितीय कौन थे? जब 1511 ईस्वी में 1509 ईस्वी में इनकी जो मृत्यु हो जाती है, किसकी? 1509 ईस्वी में जो मृत्यु हो जाती है महमूद बेगड़ा की, तो उसके पश्चात है महमूद बेगड़ा के पुत्र मुजफ्फर शाह द्वितीय है जो शासक बनते हैं, मुजफ्फर शाह द्वितीय। और इनका जो बात की जाए तो गुजरात के राज्य में काफ़ी योगदान रहता है। ये भी एक योग्य शासक होते हैं अपने पिता की भांति। हालांकि इनका बात की जाए तो राणा सांगा के साथ संघर्ष भी होता है, जिसका कारण क्या रहता है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो मालवा का जो शासक था महमूद खिलजी, मालवा के शासक महमूद खिलजी को जो चंदेरी का शासक था मेदिन राय के द्वारा पराजित कर दिया जाता है और मालवा राज्य उससे छीन लिया जाता है। उस वक्त महमूद खिलजी के द्वारा क्या किया जाता है, जो मुजफ्फर शाह द्वितीय से सहायता मांगी जाती है, मुजफ्फर शाह द्वितीय इससे सहायता मांगी जाए। मुजफ्फर शाह द्वितीय के द्वारा पुनः जो चंदेरी का मेदिन राय है उसे पराजित करके मालवा पर अधिकार कर लिया जाता है, और मालवा के सिंहासन पर पुनः महमूद खिलजी को बिठा दिया जाता है। इस वजह से क्या होता है, राणा सांगा और इसे जो बात की जाए मुजफ्फर शाह द्वितीय के मध्य संघर्ष होता है, ये उनके मध्य संघर्ष का कारण बन जाता है, इनके मध्य झड़प हो जाती है। उसके पश्चात बात की जाए तो 1526 ईस्वी में मुजफ्फर शाह द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। यहाँ इसका मुख्य बात की जाए तो अगर प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाए तो मालवा के शासक महमूद खिलजी को पुनः सिंहासन पर किसके द्वारा बिठाया गया, तो यहाँ पे मुजफ्फर शाह द्वितीय होगा। मुजफ्फर शाह द्वितीय जो महमूद बेगड़ा का पुत्र था, महमूद बेगड़ा के द्वारा 1458 ईस्वी से लेकर 1509 ईस्वी तक यहाँ शासन किया जाता है। तो उसी दौरान जो इसको शासक बनाने के दौरान पुनः सिंहासन बिठाने के दौरान राणा सांगा और इसके मध्य संघर्ष होता है। अब इसकी मृत्यु 1526 ईस्वी में होने के पश्चात 2 इसके अयोग्य उत्तराधिकारी होते हुए नाम मात्र के होते हैं, जिनके द्वारा कुछ समय के लिए शासन किया जाता है। तो उसके पश्चात बात की जाए तो मुजफ्फर शाह द्वितीय के पश्चात सिकंदर नाम का व्यक्ति सिंहासन पर बैठता है, और उसके पश्चात महमूद द्वितीय नाम का सिंहासन बैठता है। ये निर्बल और अयोग्य शासक होते हैं, इनका किसी तरह का योगदान गुजरात प्रांत में नहीं मिलता है और इनके द्वारा किसी तरह की भूमिका यहाँ अदा नहीं की जाती। उसके पश्चात जो अंतिम शासक होते हैं बहादुर शाह के द्वारा जो 1526 ईस्वी से लेकर 37 ईस्वी तक शासन किया जाता है। और बहादुर शाह कौन होते बहादुर शाह की बात की जाए तो मुजफ्फर शाह द्वितीय के ही पुत्र होते हैं। बहादुर शाह कौन होते हैं? मुजफ्फर शाह द्वितीय के पुत्र होते हैं। जिस तरीके से हमने अहमद शाह के बारे में पढ़ा, महमूद बेगड़ा के बारे में पढ़ा, तो उनकी तरह ही ये प्रतिभाशाली, योग्य और महत्वाकांक्षी शासक होता है।
जो बहादुर शाह काफ़ी महत्वाकांक्षी योग्य कुशल शासक होता है। इसी के समय जो गुजरात का अंतिम सुल्तान ऐसा सुल्तान होता है जिसके समय गुजरात की शक्ति चरम सीमा तक पहुंच जाती है, गुजरात की शक्ति चरम तक पहुंच जाती है और गुजरात राज्य को सुदृढ़ करने में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है बहादुर शाह का। और बहादुर शाह के द्वारा जो अंतिम सुल्तान रहता है, इसी के शासनकाल में जो इसकी मृत्यु के पश्चात हुमायूं के द्वारा इसे दिल्ली राज्य के अधीन कर दिया जाता है, केंद्रीय सतह पुनः अधीन हो जाता है। जिस तरीके से तुगलक वंश की बात करें, तुगलक वंश के पश्चात जो ये स्वतंत्र राज्य स्थापित होता है उसके पश्चात हुमायूं के द्वारा इसकी स्वतंत्रता पुनः नाश कर दिया जाता है और इसे अधीन राज्य बना दिया जाता है। तो बात करते हैं बहादुर शाह, जिनका शासनकाल 1526 ईस्वी से लेकर 37 ईस्वी तक रहता है और ये किसके पुत्र होते हैं? मुजफ्फर शाह द्वितीय के पुत्र होते हैं। इनसे पहले दो अयोग्य और निर्बल शासक रहते हैं, सिकंदर और महमूद द्वितीय, जिनका कोई विशेष योगदान नहीं रहता है। अब बात करते हैं तो बहादुर शाह के बारे में हमने जैसा कि जाना, योग्य और महत्वाकांक्षी शासक थे और गुजरात की स्थिति को इन्होंने पुनः सुदृढ़ कर दिया, यानी गुजरात की शक्ति को चरम पर पहुंच जाए। गुजरात के ऐसे अंतिम शासक थे, मुस्लिम शासक, जिनके द्वारा गुजरात की शक्ति को चरम पर पहुंचा दिया जाता है। इनके समय ये योग्य प्रतिभाशाली शासक रहते हैं। अब बात करते हैं 1531 ईस्वी में। 1531 ईस्वी में क्या घटना घटित होती है? 1531 ईस्वी में इनके द्वारा मालवा का जो राज्य है, जिसे महमूद खिलजी को जहां पर बिठाया गया था, महमूद खिलजी को उसमें जो मालवा के शासक को पुनः पराजित करके इनके द्वारा गुजरात में मालवा राज्य का विलय कर लिया जाता है। ये इनकी सबसे बड़ी उपलब्धियां देखने को मिलती है। बहादुर शाह की उपलब्धि हमें 1531 ईस्वी में इनके द्वारा मालवा पर विजय हासिल करके उसे अपने राज्य में मिला लिया जाता है। और 1531 ईस्वी के दौरान ही इनके द्वारा पुर्तगालियों को पुनः पराजित कर दिया जाता, जैसा कि हमने पीछे की क्लास में पढ़ा था कि महमूद बेगड़ा के द्वारा जो मिस्र के शासक और हिंदू कोट जो है, जो हिंदू शासक है, उनके सहयोग से बात की जाए तो पुनः पुर्तगालियों को पराजित किया गया था 1509 ईस्वी में, 1507 ईस्वी में और 1509 में पुनः महमूद बेगड़ा को उन्होंने पराजित किया था। उसी तरह जो इसने भी क्या किया, इसने भी जो अपने दादा की भांति है जो पुनः पुर्तगालियों को पराजित किया और विदेशी शक्तियों का दमन करने का प्रयास इनके द्वारा किया जाता। 1531 ईस्वी में इन्होंने जो दीव है, दमन दीव, जो नाम आपने सुना ही होगा, दीव के पास में जो बम्बई के पास में स्थित है, दीव में जो पुर्तगालियों को तुर्की सेना यहाँ कौन है, तुर्की राज्य से संबंध, यानी टर्की देश की जो सेना थी उनकी सहायता से पुर्तगालियों को पुनः पराजित कर दिया जाता है। किसके द्वारा? बहादुर शाह के द्वारा। और बहादुर शाह के द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण किया जाता है। मेवाड़ पर आक्रमण की कहानी तो आप सभी को विदित होगी, सभी को पता होगा। जब बहादुर शाह गुजरात के शासक के द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण किया जाता है तो वहाँ का जो शासक होता है वह शासक है वो काफ़ी छोटा होता है और जो बालिग नहीं होता है और उसकी जो संरक्षिका के रूप में उसकी माता के द्वारा शासन किया जाता है। माता का नाम यहाँ कर्णवती होता है। और इसी समय जब गुजरात के शासक बहादुर शाह द्वारा मेवाड़ के राज्य पर आक्रमण किया जाता है तो वहाँ की रानी कर्णवती द्वारा अपने पुत्र की संरक्षिका के रूप में हुमायूं जो मुगल शासक था उसको सहायता हेतु अपनी राखी भेजी जाती है और सही समय पर हुमायूं नहीं पहुंचता है और मेवाड़ पर जो बहादुर शाह के द्वारा विजय हासिल कर ली जाए। इसके पीछे भी एक कूटनीति बताई जाती है इतिहासकारों के द्वारा कि बहादुर शाह और द्वारा जब मेवाड़ पर आक्रमण किया जाता है तो मेवाड़ की सेना के द्वारा प्रतिरोध किया जाता है और संघर्ष होता है। इस स्थिति में हुमायूं दिल्ली से रवाना हो चुका था और हुमायूं के द्वारा जो गुजरात पर आक्रमण करने का उसका उद्देश्य था, लेकिन उसने ये उचित अवसर जाना जब मेवाड़ की रानी द्वारा कर्णवती द्वारा उसे राखी भेजी गई तो उसने सोचा कि इन दोनों में से अगर एक शक्ति कमज़ोर हो जाती है, चाहे तो वह मेवाड़ की शक्ति कमज़ोर हो या अगर बहादुर शाह उसे भी वह अपना शत्रु मानता था उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है या कमज़ोर हो जाती है तो दोनों ही स्थिति में उसे फ़ायदा होता है। इस वजह से वह जानबूझकर मेवाड़ नहीं आता है हुमायूं और उसके द्वारा किसी तरह की सहायता नहीं की जाती है और मेवाड़ के राज्य पर जो बहादुर शाह के द्वारा अधिकार कर लिया जाता है। ये जो उसी समय के दौरान है 1535 ईस्वी के दौरान, जब इसी समय के दौरान बाद में पुनः जो हुमायूं द्वारा गुजरात के शासक पर आक्रमण किया जाता है तो रानी कर्णवती द्वारा जो राखी भेज के सहायता मांगी। ये क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है।
कई बार पूछा गया है और कई बार पूछ भी लिया जाता है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि रानी कर्णावती ने जो किससे राखी भेजकर बहादुर शाह के विरुद्ध, गुजरात के शासक के विरुद्ध सहायता मांगी थी गुजरात आक्रमण के विरुद्ध, तो उसका आंसर होगा मुगल शासक हुमायूं को राखी भेजकर सहायता इनके द्वारा मांगी जाती है। अब बात करते हैं 1535 ईस्वी में हुमायूं के द्वारा जो कूटनीति का प्रयोग करते हुए, राजनीति का प्रयोग करते हुए जब बहादुर शाह की शक्ति मेवाड़ से संघर्ष के दौरान क्षीण हो जाती, कमजोर हो जाती और उसी वक्त वह पास में ही था, लेकिन उसके द्वारा उचित समय देखते हुए 1535 गुजरात पर आक्रमण कर दिया जाता, गुजरात राज्य पर हुमायूं के द्वारा अधिकार कर लिया जाता और इस तरीके गुजरात राज्य की स्वतंत्रता पुनः समाप्त हो जाती है। जो तुगलक वंश के पतन के पश्चात स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हुआ था, पुनः गुजरात जो अधीन राज्य बन जाता है और दिल्ली की अधीनता गुजरात के द्वारा स्वीकार कर ली जाती है। अब इस बहादुर शाह की बात करें तो बहादुर शाह की मृत्यु 1537 ईस्वी में होती है और इसकी मृत्यु के पीछे काफ़ी रोचक कहानी जानने को मिलती है। 1537 ईस्वी की बात बताते हैं कि बहादुर शाह के द्वारा जो पुर्तगालियों के साथ जो एक संधि करने की संधि वार्ता के लिए पुर्तगालियों के पास जाता है बहादुर शाह, और ये संधि कहाँ पे होती है? समुद्र के अंदर किसी जहाज पे होती है। पुर्तगालियों और बहादुर शाह के मध्य जो संधि होनी थी उसमें बहादुर शाह पहुँचते हैं जहाज पर, तो उसी समय कहते हैं किसी बात को लेकर पुर्तगालियों और बहादुर शाह के मध्य कोई झगड़ा हो जाता है। अब संभवतः ये बात प्रमाणित नहीं कि इनकी हत्या होती है या मृत्यु होती, कैसे होते, तो किसी बात पर लेकर इतिहासकार मतलब फिर भी कहा जाता है कि बहादुर शाह और पुर्तगालियों के मध्य जब संधि वार्ता करते समय जहाज पर कोई जो आपस में किसी तरह का झगड़ा हो जाता है, उसी दौरान या तो बहादुर शाह को समुद्र में फेंक दिया जाता है पुर्तगालियों के द्वारा, या बहादुर शाह के द्वारा अपनी जान बचाने के लिए वो समुद्र में कूद जाते हैं और उसी दौरान कहते हैं समुद्र में डूबकर उनकी मृत्यु हो जाती है। इस तरीके से बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है, जो गुजरात के अंतिम जो सुल्तान रहते हैं। और जो पुर्तगाली गवर्नर की अगर बात की जाए तो उस समय जो बहादुर शाह के साथ जिसके द्वारा संधि वार्ता की गई थी, तो उसमें नुन्हो डी कुन्हो नाम का व्यक्ति था। ये पुर्तगाली जो गवर्नर का नाम था, जो भारत में पुर्तगालियों की तरफ से एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक व्यवस्था करता था, नुन्हो डी कुन्हो। और इनके मध्य जब संधि होती है, उस संधि वार्ता के दौरान, संघर्ष के दौरान जो बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने जो गुजरात प्रांत है उसमें जो क्षेत्रीय शक्तियों का विकास होता है, उसके तहत तुगलक वंश के पतन के पश्चात और मुगल वंश के शुरुआती दौर तक, तो उसमें जो हमने शासकों के बारे में अध्ययन किया है। अगर उसमें शासकों की बात की जाए तो सर्वप्रथम मुजफ्फर शाह जो जफर खां नाम का व्यक्ति है, उसके द्वारा मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण करके वह जो गुजरात राज्य का शासक बनता है और उसी के द्वारा जो गुजरात नाम के स्वतंत्र गुजरात प्रांत में क्षेत्र में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसके द्वारा कर दी जाती है? मुजफ्फर शाह के द्वारा गुजरात प्रांत में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी जाती है। उसके पश्चात अहमद शाह प्रथम शासक होते हैं। इस तरीके से जो हमने क्रम अनुसार 10 शासकों के बारे में अध्ययन किया है। अहमद शाह होते हैं, गयासुद्दीन मोहम्मद शाह होते हैं। उसके पश्चात बात की जाए तो गयासुद्दीन मोहम्मद शाह के पश्चात कुतुबुद्दीन और दाऊद होते हैं। उसके पश्चात मोहम्मद बेगड़ा होता है। बेगड़ा के बाद मुजफ्फर शाह होते हैं। मुजफ्फर शाह के बाद सिकंदर महमूद और बहादुर शाह, ये गुजरात के शासक होते हैं जिनके द्वारा शासन किया। इसमें कई शासकों की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रहती है। इसमें अहमद शाह की और बात की जाए महमूद बेगड़ा की और मुजफ्फर शाह की और बहादुर शाह की मुख्य भूमिका रहती है। इस प्रांत में जो केंद्रीय सत्ता के पतन के दौरान जो दिल्ली सल्तनत की सत्ता कमजोर होते हैं, तो इन शासकों के द्वारा शासन किया जाता है और भारतीय राजनीति में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो अब हमने जो गुजरात प्रांत, बंगाल प्रांत के बारे में पढ़ लिया और गुजरात प्रांत के बारे में पढ़ लिया। अब बाकी हम आगे जो अन्य प्रांतों के बारे में अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच बता सकते हो। जो अपने पास जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आप अपनी बात और राय रख सकते हो। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही और सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।